हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की तरफ से क्लास 10th की जो बुक होती है फर्स्ट फ्लाइट, इसका चैप्टर 4 स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन्ने फ्रैंक, यानी कि एन्ने फ्रैंक की डायरी से। इसमें जो स्टोरी हम पढ़ेंगे उसको एन्ने फ्रैंक ने लिखा था और उसी को एनसीईआरटी ने आपके सिलेबस में ऐड कर दिया है। चलिए हम सबसे पहले एन्ने फ्रैंक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आप एन्ने फ्रैंक की फोटो देख सकते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह बिफोर यू रीड नाम का ये सेक्शन पढ़ेंगे। एन्ने फ्रैंक का पूरा नाम एन्नेलीजी मैरी एन्ने फ्रैंक था और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जून 1929 और डेट ऑफ डेथ है इनकी फरवरी और मार्च 1945। इनकी डेट ऑफ डेथ क्लियर नहीं है, इसीलिए फरवरी और मार्च लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे लिखा हुआ है वाज अ जर्मन, यानी कि ये जर्मनी की रहने वाली थी, इसीलिए इनको जर्मन कहा जाता है। बॉर्न जूविश गर्ल, और जन्म से ये जूविश थी, यहूदी थी। जूविश यानी कि यहूदी। देखिए, एक रिलीजन होता है जिसको कहते हैं ज्यू रिलीजन, और इसको फॉलो करने वाले ज्यूविश पीपल होते हैं। एन्ने फ्रैंक इन्हीं में से एक थी, इसीलिए ये ज्यूविश गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। इन्होंने लिखा कुछ ऐसा, और वो तब लिखा जब ये छिप रही थी अपनी फैमिली के साथ। एंड फोर फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम, और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम एक जगह है, नीदरलैंड्स की ये जगह है, काफी खूबसूरत जगह है। और यहाँ पर ये लोग छिपे हुए थे जब एन्ने फ्रैंक ने ये कहानी लिखी जिसको आज आप पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान क्या हुआ था कि जो जर्मनी था उसने नीदरलैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया था। एक्यूपेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कब्जा। तो जर्मन एक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के द्वारा नीदरलैंड्स के कब्जे के दौरान। Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany. देखिए, जो नाजी पार्टी थी जर्मनी की, उसको सत्ता मिल जाती है जर्मनी के अंदर। और ये जो नाजी पार्टी होती है ये ज्यू पीपल से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है। इसीलिए जितने भी ज्यू परिवार होते हैं वो जर्मनी छोड़ करके दूसरे देशों में भाग जाते हैं। एन्ने फ्रैंक की जो फैमिली होती है ये भी जान बचाने के लिए पड़ोस देश नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में चली जाती है। यहाँ पर ये लोग कुछ वक्त तक ही रहते हैं, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि जर्मन्स एम्स्टरडैम भी पहुंच जाते हैं। तो ये लोग वहां पर फंस जाते हैं, आगे लिखा हुआ भी है बट वेयर ट्रैप, लेकिन फंस गए व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। जब नाजी का जो कब्जा है वो कहाँ तक बढ़ गया, नीदरलैंड्स के अंदर तक बढ़ गया। As persecutions against the Jewish population increased, जैसे ही प्रताड़ना यानी कि किसी को परेशान करना, जुल्म सितम करना, उसे कहते हैं प्रोसिक्यूशन। किसी को प्रताड़ित करना। तो जब जुल्म सितम ज्यादा बढ़ने लगा ज्यूविश पीपल के खिलाफ, यानी ज्यूविश पॉपुलेशन के खिलाफ, तो होता क्या है कि ये जो ज्यूविश फैमिली होती है जो अभी नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में थी, वो एम्स्टरडैम में छिपना शुरू कर देती है। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग, यानी कि परिवार छिपने चला गया इन जुलाई 1942। 1942 की जुलाई में ये परिवार छिपने चला गया इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। देखिए, ऑटो फ्रैंक जो एन्ने फ्रैंक के पिता थे, उन्होंने एक ऑफिस में काम किया था या वहां काम कर रहे थे। तो उस ऑफिस की जो बिल्डिंग थी वहां पर कुछ ऐसे कमरे थे जो खुफिया कमरे थे। हिडन रूम्स का मतलब होता है खुफिया कमरे। तो इन हिडन रूम्स में एन्ने फ्रैंक का परिवार और इनके दोस्त जो होते हैं वो सभी जाकर के छिप जाते हैं ताकि नाजी पीपल जो हैं वो इन लोगों को ढूंढ ना पाए। चलिए अब आगे देखते हैं क्या होता है।
तो आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 सालों तक छिपने के बाद, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। तो 2 सालों तक की ये लोग वहां पर छिपे होते हैं, जो इनके पिता की ऑफिस होती है वहां पर। और 2 सालों तक छिपने के बाद इनको धोखा दे दिया जाता है, यानी कि कोई बता देता है जर्मन से कि कुछ यहूदी जो हैं इस ऑफिस की बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। तो इनको धोखा दे दिया जाता है और फिर इनको भेज दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेड टू का मतलब होता है कि भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में भेज दिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम है, ये एक तरीके की जेल हुआ करती थी। और ये जेल स्पेशली यहूदियों के लिए बनाई गई थी, और वहां पर इन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान किया जाता था। कोई भी तरीके की फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। लोग अक्सर वहां मर ही जाते थे। तो यहीं पर भेज दिया गया इन लोगों को, वेयर एन्ने डाइड ऑफ टाइफस। यहाँ पर एन्ने फ्रैंक जो होती हैं उनको एक बीमारी हो जाती है। वो बीमारी थी टाइफस। और इस टाइफस बीमारी से एन्ने फ्रैंक की मौत हो जाती है। कहाँ पर ये खत्म होती हैं? ये बर्जन बेल्सन में खत्म होती हैं। इनकी मौत बर्जन बेल्सन में होती है। और इसके अलावा जो बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी वो ये थी कि इनकी सिस्टर जो मार्गॉट फ्रैंक थी, वो भी इनके साथ इसी कैंप में होती हैं। और उनकी डेथ कुछ ही दिन पहले होती है। उसके बाद फिर एन्ने फ्रैंक की डेथ हो जाती है, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गॉट फ्रैंक। फिर आगे लिखा हुआ है, हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। यानी कि इनके पिता जो होते हैं, सिर्फ यही इस ग्रुप में बसते हैं। सर्वाइवर का मतलब होता है जो जीवित बच जाए। तो इनके पिता जो ऑटो फ्रैंक होते हैं, इन्हीं की लाइफ सिर्फ बच पाती है इस एक्सपीरियंस में, यानी कि कंसंट्रेशन कैंप जा करके भी ये बच जाते हैं। और ये वापस आते हैं एम्स्टर्डम, और देखते हैं कि यहाँ पर जो एने फ्रैंक डायरी लिखा करती थी वो डायरी बच गई है। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। आगे लिखा हुआ है, कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड। अब इनके पिता जब वापस आते हैं तो क्या करते हैं वो इस डायरी को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है। और ये कन्विंस हो जाते हैं, इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है। यूनिक रिकॉर्ड कहते हैं किसी ऐसे रिकॉर्ड को जो अपने आप में अनोखा हो। यहाँ पर रिकॉर्ड से मतलब लेखा का है, यानी कि जो अन्ने फ्रैंक ने आज तक लिखा था वो एक रिकॉर्ड बन गया था। और ये एक अनोखा रिकॉर्ड बन गया था जब उनके पिता ने उसको पढ़ा। He took action to have it published in English under the name द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उनके पिता ने क्या सोचा कि अब इस डायरी को मैं पब्लिश करवाऊंगा ताकि लोग भी पढ़ें कि आखिर अन्ने फ्रैंक ने क्या लिखा था। और उन्होंने इस डायरी को द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से पब्लिश करवा दिया, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, द डायरी वॉज गिवन टू एन्ने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी वो अन्ने फ्रैंक को 13वें जन्मदिन के लिए दी गई थी। एक गिफ्ट के तौर पर इनके अंकल इनको ये डायरी देते हैं। एंड क्रोनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its final entry of 1st अगस्त 1944। क्रोनिकल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, क्रोनिकल्स हिस्ट्री को कहते हैं जब हिस्ट्री क्रम में लिखी जाए, यानी कि सबसे पहली बात पहले, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, यानी कि हर एक डेट पिछली डेट के बाद आती है। ठीक है, तो वो क्रोनिकल्स कहलाती है। अगर हम कभी आगे की बात करें, कभी पीछे की बात करें, यानी कि कभी सन 2000 की बात कर रहे हैं, कभी सन 2001 की बात कर रहे हैं, और फिर अचानक से हम 1998 की बात करने लगे, तो ये चीज़ क्रोनिकल्स नहीं होता है। क्रोनिकल्स होता है पहले 2000 में क्या हुआ, फिर 2001 में क्या हुआ, फिर 2002 में क्या हुआ। इस तरीके की जो हिस्ट्री होती है उसको क्रोनिकल्स कहते हैं। तो इसी तरीके की हिस्ट्री की बुक ये बन गई थी, इनकी डायरी, क्योंकि इन्होंने 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया था और 1 अगस्त 1944 तक लिखा था इसमें। तो जो कुछ भी लिखा वो डे टू डे था, इसीलिए ये क्रोनिकल्स है। It was eventually translated from its original Dutch into many
लैंग्वेजेस। तो सबसे पहली बात ये है कि जो ये डायरी थी, ये डायरी डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। डच लैंग्वेज हॉलैंड में चलती है और ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी। लेकिन बाद में जब इनके फादर ने इसको पढ़ा तो उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और फिर पब्लिश करवा दिया। इंग्लिश एक पॉपुलर लैंग्वेज तो है ही। इसके बाद जब लोगों ने इसको इंग्लिश में पढ़ा तो अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की कोशिश करी। तो सभी ने एन ए फ्रैंक के ओरिजिनल डच से ही ट्रांसलेशन किया है अपनी लैंग्वेज में। अब ये दुनिया भर की बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसके अलावा इसके ऊपर बहुत सारी फ़िल्में भी बनी हैं, टेलीविज़न शोज़ भी बने हैं और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी हुए हैं, यानी कि ड्रामा वगैरह बने हैं। इसके ऊपर एक ओपेरा भी है। फिर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है डिस्क्राइब्ड एज़ द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। देखिए, मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड एक ऐसे दिमाग को कहते हैं जो समझदार हो और उसकी अपनी सोच हो, अपनी समझ हो। यानी कि काबिल और समझदार दिमाग मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड कहलाएगा। तो इस वर्क को, इस काम को, यानी इस डायरी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को जब कोई पढ़ता है तो वो कहता है कि हाँ, किसी एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो समझदार था, जो काबिल था। तो इसीलिए इनके वर्क को एक समझदार और काबिल दिमाग के वर्क का नमूना कहा जाता है। The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। देखिए, होता क्या था कि जैसे प्रेजेंट टाइम में आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है तो आपको कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन जब आपके ऊपर पाबंदी लग जाए कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको डर लगा हो कि अगर आप बाहर निकलेंगे आपको कोई पकड़ लेगा, तो आपकी लाइफ रातों रात चेंज हो जाएगी। आप छुप करके डर-डर के जीने लगेंगे। और उस टाइम पर आप किससे क्या कह सकते हैं? किसी से नहीं कह सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप खुद ही छुप रहे हैं। अगर आप किसी से बताएँगे कि मैं छुप रहा हूँ, तो फिर आपका छुपना कैसा? तो उस टाइम पर जो लोगों को फेस करना पड़ रहा था नाज़ी ऑक्यूपेशन के दौरान, वो किसी से वो कह नहीं सकते थे। जो लोग फेस कर रहे थे, वो लोग जानते थे कि वो क्या फेस कर रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया इसको तो ये बात पता नहीं थी कि आखिर ये लोग क्या फेस कर रहे हैं। तो एट द एंड क्या होता है कि जो ये एन्ने फ्रैंक की डायरी होती है, उस डायरी को लोग जब पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है कि नाज़ी लोगों ने जब कब्ज़ा किया था और ज्यूज़ का परसिक्यूशन किया था, तो उस टाइम पर उन लोगों की लाइफ किस तरीके की हो गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंटीमेट एग्ज़ामिनेशन लिखा हुआ है, यानी कि बहुत ही गहराई में जा कर के किसी चीज़ की जाँच-पड़ताल करना या फिर किसी चीज़ का परीक्षण करना। तो इंटीमेट एग्ज़ामिनेशन ऑफ डेली लाइफ, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत ही गहराई से अध्ययन करना। तो हमें ये डिटेल्स कहाँ से मिलती हैं? एन्ने फ्रैंक की डायरी से मिलती हैं। फिर आगे लिखा हुआ है एन्ने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। यहाँ पर आप देखेंगे रिनाउंड एक वर्ड यूज़ हुआ है, दूसरा है डिस्कस्ड। ये दोनों वर्ड यूज़ करे गए हैं एन्ने फ्रैंक के लिए। क्या बताने के लिए? कि एन्ने फ्रैंक सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाली, रिनाउंड यानी कि जिसका नाम बहुत ज़्यादा हो, और डिस्कस्ड यानी कि जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा की जाती हो। तो ये एन्ने फ्रैंक को टाइटल मिला है क्योंकि इनकी जो डायरी बच गई थी उसकी वजह से लोगों ने इनके बारे में जाना, और जिसकी वजह से हॉलोकॉस्ट के बारे में भी लोगों को पता लगा। तो एन्ने फ्रैंक इवेंचुअली सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली विक्टिम और सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाली विक्टिम। विक्टिम उसे कहते हैं जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, और हॉलोकॉस्ट क्या है? हॉलोकॉस्ट ये पूरा इवेंट है जब नाज़ी ने जर्मनी के ऊपर अपनी सत्ता कायम कर ली थी और उसके बाद नीदरलैंड्स और दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं, उन पर हमला शुरू कर दिया था और वहाँ भी जाकर के ज्यूज़ का परसिक्यूशन किया था। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बिफोर यू रीड नाम का सेक्शन पढ़ लिया है। अगली वीडियो में हम ये स्टोरी कवर करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।